अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। और हम जो है अपने सेशन का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के इस टॉपिक को हम शुरू कर रहे हैं जो है अपने इस टॉपिक के साथ। जो टॉपिक हमने कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से आज इसको स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा रिव्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेट मी ओपन द स्लाइड्स। तो स्लाइड्स आपके सामने ले आते हैं। ये स्लाइड्स आ गई। तो कंप्यूटर जी स्लाइड ज़रा खोल दीजिए ताकि बच्चों के सामने जो है प्रेजेंटेशन रख दूँ। तो ये प्रेजेंटेशन आ गई आपके सामने। अब प्रेजेंटेशन बिल्कुल आपके सामने है जी। मैं ज़रा एक नज़र के लिए जो है आपकी अटेंडेंस पे नज़र डाल दूं कि कौन कौन इस वक्त ऑनलाइन है, ताकि अटेंडेंस में मसला ना हो बाद में। मैं जनाब आपकी अटेंडेंस मार्क कर बाद में करता हूँ। पहले ज़रा हम थोड़ा सा रिव्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं जनाब। तो जी बच्चों, तो जनाब हम जो है कल शुरू किया था हमने काम यहाँ से। हमने काम शुरू किया था यहाँ से कि सबसे पहली चीज़ों सॉरी हमने शुरू किया यहाँ से कि हम बात कर रहे हैं अपने कोर्स के इस टॉपिक के ऊपर जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के एंगल से हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि देखिए हमने कल बात की थी कि ट्रेनिंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और ट्रेनिंग का ताल्लुक जो होता है वो करंट जॉब में डेफिशिएंसीज के साथ होता है। जो करंट जॉब में आपकी डेफिशिएंसीज हैं वो दूर करना इसका मेन मकसद होता है। जबकि डेवलपमेंट का ताल्लुक फ्यूचर जॉब के साथ होता है और इसका फोकस लॉन्ग टर्म पे होता है, और इसका ताल्लुक एबिलिटीज डेवलप करने के साथ होता है। जबकि इसका ताल्लुक करंट जॉब के लिए स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर होता है। तो ये दोनों में एक नमाया फ़र्क है। उसके बाद हमने बात की थी कल के हम बात कर रहे थे कि कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो साबित करते हैं कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और फिर हमने बेनिफिट से बात की थी ट्रेनिंग के, इंडिविजुअल के हवाले से और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। फिर टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग पर हम जाने वाले थे कि टाइम थोड़ा फिनिश हो गया था। आज हम जो है शुरू रखेंगे अपने काम को और इस टॉपिक को एंड तक लेके जाएंगे। हमने पहली बात जो कही वो ये कही थी कि भाई बात ये कुछ स्टडीज़ होती हैं जो हमें बताती हैं कि जो इस वक्त हमारा रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज है और जो एक्चुअल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज हैं उसमें फ़र्क है। तो जब भी हमें लगता है कि हमारा एक्चुअल कॉम्पिटेंसीज लेवल बिलो है रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज लेवल से, तो हम उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं। पहली बात हमने ये की थी। दूसरी बात हमने ये की थी कल कि जब भी टेक्नोलॉजी बदलेगी, कोई चेंज आएगी, हमें ट्रेनिंग देना पड़ेगी। एक बात और हमने की थी वो ये थी कि जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्रिटिकल इंसिडेंट्स होने शुरू हो जाते हैं, कोई ख़तरात नज़र आने शुरू हो जाते हैं और लोग हादसात का शिकार होना शुरू हो जाते हैं और कुछ ऐसी मिस हैंडलिंग नज़र आती है, तब भी हम ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा ये है कि अगर कुछ क्वालिटेटिव मैयर हैं, जैसे लोग छुट्टियां कर रहे हैं, लोग जो है लेबर टर्नओवर ज़्यादा है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, तो इससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जनाब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर कुछ थोड़ा सा काम की इम्पोर्टेंस कम हो रही है। तो ऐसी सूरत में भी हम जो है वो ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। अब ये वो सूरत हाल है जिसके अंदर ट्रेनिंग देना ज़रूरी हो जाती है। अब जहाँ तक सवाल है हमारे बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग का, तो पहले ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से देखे थे, फिर इंडिविजुअल के हवाले से। ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से देखे थे कि भाई अगर काम अच्छी तरह आ जाएगा
तो कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि हम अब हमारी स्किल्स बढ़ेंगी, हम मटेरियल वेस्ट नहीं करेंगे और हम काम स्पीड से करेंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। और नतीजा ये है कि इसके नतीजे में जब काम आ जाएगा तो हम एक्सीडेंट्स भी नहीं करेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी भी प्रॉपर मैनेज हो जाएगी और हमारे सुपरवाइज़र को ज़्यादा खपना भी नहीं पड़ेगा। वो हमें थोड़ी सी बात समझाएगा और बाकी बात इन डेप्थ हमें खुद ही समझ आ जाएगी। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद एक चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारे काम में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको नज़र आएगी कि जी हम जो सुपरवाइज़र है वो एक वर्कर को एक जगह फिक्स नहीं बल्कि एक से दूसरी जगह मूव कर सकता है, चूँकि वो मल्टीपल स्किल्स रखता है। तो ये भी इसका एडवांटेज होता है ट्रेनिंग का, जो कि बेनिफिट बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर एक चीज़ ये भी है कि हम की जॉब के लिए या की पोजीशंस के लिए अपने वर्कर्स को तैयार कर लेते हैं, और की पोजीशंस के लिए वर्कर को तैयार करने का मतलब होता है सक्सेशन प्लानिंग, के हम सक्सेशन प्लानिंग कर लेते हैं। अब ये खबर जब मार्केट में पहुंचती है तो मार्केट में बहुत सारे लोग जो हैं वो आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, और वहाँ पे रिक्रूटमेंट में आसानी पैदा होती है। एक जॉब निकलती है, मल्टीपल एप्लीकेंट सामने आ जाते हैं। फिर इससे एम्प्लॉय की रिटेंशन भी रहती है, एम्प्लॉय रिटेन रहते हैं और जो है वो जॉब छोड़ के नहीं जाते, चूँकि उन्हें पता है कि उनकी डेवलपमेंट पे हम काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, उन्हें स्किल्स देते हैं, उनकी करियर प्रमोशन होती है, तो ज़ाहिर बात है वो भी छोड़ कर जाना नहीं चाहते। इसके अलावा चेंज मैनेजमेंट, जिसमें हम एक स्टेट से ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, हम इसे कहते हैं चेंज मैनेजमेंट। ये भी यकीनी तौर पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बगैर नहीं हो सकती, इसमें भी ट्रेनिंग का बड़ा अहम रोल है और ट्रेनिंग इसके अंदर की पोजीशन वो प्ले करती है। फिर आ जाता है कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर की जब आप बात करते हैं तो वो भी इम्पैक्ट होता है, यानी कि एक लर्निंग कल्चर बनता है और लोग जो है स्किल्स को सीखते हैं, लर्न करते हैं, इससे बड़ी इम्प्रूवमेंट आती है और फिर मोटिवेशन लेवल भी हमारा बेहतर हो जाता है और एम्प्लॉय मोटिवेशन बेहतरी आती है उसके अंदर। अगर आप इंडिविजुअल के एंगल से देखते हो, एम्प्लॉय के एंगल से, तो उसकी पोर्टफोलियो ऑफ स्किल्स बढ़ जाती है, यानी स्किल्स उसके पास ज़्यादा आ जाती हैं। उसके उस साइकोलॉजिकल बेनिफिट हासिल होता है क्योंकि उसको काम ज़्यादा आता होता है, इसलिए वो नफ्सियाती तौर पे ज़्यादा बेहतर फील करता है। और इसके अलावा जो है सोशल बेनिफिट्स जो हैं वो उसके अलावा हैं कि उसको बहुत सारे सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके ताल्लुकात अच्छे होते हैं को वर्कर्स के साथ, अपने कलीग के साथ रिलेशनशिप बेटर रहते हैं। और फिर इसके साथ साथ ये है कि जॉब जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, प्रमोशन होती है और उसके साथ फिर उसके बेनिफिट बढ़ते हैं, तो इससे रिन्यूमरेशन बेहतर होता है और एम्प्लॉय की पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर हो जाती है। तो ये हमने लास्ट जो है डिस्कस किया था। अब जहाँ तक ताल्लुक है उसके साथ साथ हमने ये भी बात की थी और इसके बाद हम आ गए थे अपने टॉपिक के ऊपर, जिसकी हमने कल मैं बात कर रहा था तफसील के साथ कि फिर ट्रेनिंग, फिर हम ट्रेनिंग की टाइप्स पे चले गए थे और हमने देखा था कि ट्रेनिंग जो है वो किस किस एंगल से होती है, किस किस तरह हम कंडक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमने कल अपने लेक्चर में देखी थी। आज के लेक्चर में हम जिन चीज़ों को फोकस करेंगे उसके अंदर एक तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग को फोकस करेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग किस किस टाइप की होती है। फिर हम इसके ऊपर ये भी बात करेंगे आज की ट्रेनिंग में कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की क्या कितनी टाइप्स हैं और ऑन द जॉब ट्रेनिंग की कितनी टाइप्स हैं। फिर मैं आज कोशिश करूँगा कि आपको इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में भी बताऊँ कि इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है, और थोड़ी सी बात लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी की जाए। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अलावा आज का जो मेरा पर्टिकुलर फोकस होगा वो इस बात पर भी होगा कि मैं आपको लाजमन ये भी बात बता सकूँ कि हम किस तरह से असेस करते हैं, हम किस तरह से एवेल्यूएट कर लेते हैं एक ट्रेनिंग को कि उसने कितनी स्किल्स सीखी हैं, उसने कितना काम सीखा है और कितनी ज़्यादा उसे समझ आई है। ये भी हम अंदाज़ा जो है इससे कर सकते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं ये आज के लेक्चर में सीखेंगे और हम यहाँ से जो है वो टॉपिक को आगाज़ कर देते हैं ताकि आप बच्चे जो है इसको समझ सकें। अच्छा, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करता हूँ कि देखिए जो आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग है और आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है,
इसके अंदर सबसे पहले ऑन दी जॉब ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जो ड्यूरिंग दी जॉब ही कंडक्ट की जाती है, यानी जिस वक्त आप जॉब कर रहे होते हैं ड्यूरिंग दैट ही जो है आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है। सामी मैंने आपके वो देख लिया है, आप लेटे हुए हैं बेड में, ये बड़ी बड़ी बात है। मैंने कहा था कि तमाम बच्चे लेक्चर जो है वो प्रॉपर रीडिंग रूम में बैठ के जिस तरह मैं लेक्चर कंडक्ट, आप ये मेरी तरफ देखा है आपने, मैंने जानबूझ के कैमरा ऑन किया था ताकि आपको पता चले कि देखिए मैं किस तरह से लेक्चर ले रहा हूँ। ये देखिए क्या मेरा मेरा गेटअप देखिए, क्या मैं ये देखिए प्रोफेशनल अपनी कुर्सी मेज पे बैठा हूँ, ठीक है, अपने रीडिंग रूम में आया हुआ हूँ, प्रॉपरली आपको नजर आएगी हर चीज़ है, और जो है शेव करके प्रॉपर तरीके के साथ है। ये मतलब ये है कि अगर हम खुद से प्रोफेशनलिज्म अडॉप्ट नहीं करेंगे तो प्रोफेशनल कैसे बनेंगे यार। तो बस ये आज फिर आप कर लो, लेकिन नेक्स्ट टाइम से कॉपी पेंसिल लेके अपनी प्रॉपर पेन सामने रख के डॉक्यूमेंट सामने रख के फिर स्लाइड ऑन करो, फिर लेक्चर सुनो, और जिस तरह क्लास में पॉइंट्स नोट करते हैं उसी तरह से पॉइंट्स नोट करो। इसको बिल्कुल आप ये ना लें कि जी घर में लेक्चर आ रहा है तो इसका मतलब फॉर्मल नहीं है, घर में लेक्चर आ रहा है तो भी फॉर्मल है, इसको बिल्कुल फॉर्मल के तौर पे ले लो। देखो आप जो है आसान से बताया कि किस तरह प्रोफेशनल हाँ सर, फर्क क्या है कि मेरे सामने एक माइक लगा हुआ है, देखो ऐसे बात हो रही है जिस तरह मैं एक रेडियो पे काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी क्या है कि हम प्रॉपर तरीके से अपने काम को सर अंजाम देंगे, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, याद है कि पहली बात हम जो कर रहे हैं वो ये है कि जो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग है वो जॉब के दरमियान ही होती है, यानी आप अपने काम होते हैं, आप अपनी वर्किंग इन्वायरमेंट में होते हैं और वहीं पर आपको ट्रेनिंग दे दी जाती है। सवाल ये है कि इस ट्रेनिंग की क्या तारीफ है, देखिए या एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहली बात ये है कि ये लेस कॉस्टली है, कोई ख़ास एहतमाम नहीं करना पड़ता, काम के दरमियान ही लोगों की ट्रेनिंग हो जाती है, तो ज़्यादा बड़ा एहतमाम नहीं करना पड़ता। दूसरी बात ये है कि ये ट्रेनिंग जो है ये एक्चुअल वर्किंग इन्वायरमेंट में ही हो जाती है, यानी आप काम ही कर रहे होते हैं, उसी प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में आप सीख लेते हैं, और जितना आप काम करते जाते हो उतना आप सीखते जाते हैं, तो ये लर्निंग बाय डूइंग होती है। तो एक तो चीज़ ये आ जाती है। दूसरी चीज अगर देखी जाए तो इसमें डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि सबसे पहली बात तो है कि जितनी देर एक वर्कर ट्रेनिंग ले रहा है उतनी देर वो पूरे आर काम नहीं कर सकता या पूरी तवज्जो से नहीं कर सकता, तो लेस प्रोडक्टिव होगा, फिर वो क्या होगा, वो लेस प्रोडक्टिव होगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो अगर आप देखते हैं कि जो मामला है वो ये है कि टाइम प्रेशर भी उस पर होगा कि अच्छा जी जल्दी से सीखो, जल्दी से करके दिखाओ। और सबसे बड़ा मसला ये है कि उसके पास मेमोराइजिंग के लिए कोई टाइम नहीं होगा, और अगर उससे कोई गलती हो गई तो वो गलती का असर सीधा आउटकम पे पड़ेगा, काम इफेक्ट होगा उससे। तो ये हैं बड़े बड़े प्रेशर और डिसएडवांटेजेस। लेकिन जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है वो आम तौर पे जॉब पे नहीं दी जाती, बल्कि जॉब से आपको हटा दिया जाता है। When you are removed from the job and you are being sent to a classroom might be, जैसे कि ये जो है आप ही जो है इनको लेकर जो है क्लासरूम में आ गई और यहाँ पे इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इसमें आप जॉब से हट जाते हैं, इसलिए हम ऑफ द जॉब कहते हैं। अब इसके जो डिसएडवांटेजेस होंगे वो इसके एडवांटेजेस बन जाएंगे, और जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं वो इसके जो उसके एडवांटेजेस हैं वो उसके डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे। वो कैसे, देखिए यहाँ पे आपने देखा कि हमारे ऊपर लेस प्रोडक्टिव होते हैं हम, यहाँ प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, टाइम प्रेशर नहीं होगा, एरर से काम इफेक्ट नहीं होगा, और टाइम खूब मिलेगा आपको मेमोराइजिंग के लिए, लर्निंग के लिए। लेकिन जो उधर के एडवांटेजेस हैं वो इधर के क्या बन जाएंगे, डिसएडवांटेजेस। वो लेस कॉस्टली है, ये मोर कॉस्टली हो जाएगी, चूंकि सैलरी भी देनी है, ट्रेनिंग के पैसे भी देने हैं, छुट्टी भी देनी है। ये चूंकि आप प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट से दूर आ जाएंगे, इन्वायरमेंट आर्टिफिशियल हो जाएगी, और ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी नहीं होगी। तो ये इसके ड्रॉबैक है। लेकिन ये टैग दोनों तरीके ही इस्तेमाल
ہوتے ہیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آف دی جاب کے کون کون سی ٹائپس ہیں. آف دی جاب ٹریننگ کی کون کون سی ٹائپس ہیں. تو پہلے ہم اس کی ٹائپس دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم آن دی جاب ٹریننگ کی ٹائپس دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کون کون سی ٹائپس ہیں. تو سب سے پہلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آف دی جاب ٹریننگ کی کون کون سی ٹائپس ہیں. دیکھیے سب سے پہلی جو ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں ڈے ریلیز. ڈے ریلیز کا مطلب یہ ہے کہ 6 دن کام کرتے ہیں ہفتے میں، تو ایک دن ہفتے کا نکال کے کسی جگہ جا کے تھوڑی سی ٹریننگ کر لی جائے. یعنی ورکنگ ڈے ہمارے جو ہیں وہ ہفتے کے اگر 6 ہیں یا 5 ہیں تو ایک دن آف کر دیا جائے اور اس دن ورکر کو جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے بھیج دیا جائے کسی لوکل کالج میں یا کسی ٹریننگ سینٹر میں جہاں سے وہ ٹریننگ لے سکے. دوسری چیز جو ہے اس میں کیا ہو سکتی ہے، دوسری چیز ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈسٹینس لرننگ کی جائے. ڈسٹینس لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ ایوننگ کے اندر کلاسز جو ہے وایا کراسپونڈنس کورسز کر کے کی جائیں اور پرٹیکولرلی جو ہے انڈیویجول کو جو ہے وہ ٹائم آؤٹ دیا جائے آؤٹ سائڈ دا ورک کہ وہ جائے اور جا کے ڈسٹینس سے کوئی کورس جو ہے وہ لرن کر سکے. جی تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا پھر اس کے اندر جو ہے یہ بھی پاسبل ہے کہ کوئی ریویژن کورسز ہو جائیں، جیسے اکثر پروفیشنل باڈیز ہیں اور ریویژن کورسز کرواتی ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے میرے پاس ایک ریویژن کورس آتا ہے ICMAP کا، اس کے اندر ACC کے وہ لوگ جو کنورٹ ہونا چاہتے ہیں اپنی ممبرشپ لینا چاہتے ہیں ICMAP کی، ان کو ایک شارٹ کورس آفر ہوتا ہے بیفور ایگزام. تو وہ اس کی ایک ورکشاپ میرے ذمہ ہوتی ہے. تو یہ شارٹ کورسز بھی کرواتی ہیں پروفیشنل باڈیز. اس کے بعد جو ہے آ جاتا ہے جی بلاک ریلیز کورسز. تو جو بلاک ریلیز کورسز ہیں جیسے کہ ہم ایک ہی ویک کے 2 یا 3 یا 4 دن کے اندر پورے کورس کو ایک ریویو دے دیتے ہیں، اس کو ہم بلاک ریلیز کہتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کورس کو پڑھانے کا. اس کے بعد جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینڈوچ کورسز ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 6 منتھ آپ جاب کر لیں، 6 منتھ آپ کورس پڑھ لیں، یعنی ساتھ ساتھ کالج میں ایک سیمسٹر پڑھ لیا، پھر کام کر لیا اور پھر 6 ماہ کا ایک کورس کر لیا، پھر جو ہے ایک سیمسٹر پڑھ لیا. امریکہ میں اکثر جو اسٹوڈنٹ جاتے تھے نا ہائر کوالیفیکیشن کے لیے اور اسکالرشپ پہ نہیں جاتے تھے، تو وہ اکثر یہی کرتے تھے کہ وہاں ایک سسٹم یہ تھا کہ اگر آپ 4 کورسز کی فیس دے دیتے ہیں تو آپ 4 سے زیادہ کورس رکھیں گے تو اس کی فیس چارج نہیں کی جائے گی. تو اکثر بچے جو پاکستانی ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، 6 ماہ کام کر کے فیس اکٹھی کر لیتے تھے اور پھر دن رات ایک کر کے، اور پھر اگلے سیمسٹر میں جب کورس ٹیک اوور کرتے تھے تو 4 کی بجائے 6 کورس ٹیک اوور کر لیتے تھے. محنت تو بہت کرنی نہیں ہے کہ اس طرح وہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک سیمسٹر کا جو گیپ ہے وہ کور کرنے کی کوشش کرتے تھے 2 سیمسٹر میں. اس طرح ان کی ڈگری بھی جو ہے وہ ٹائم پہ مکمل ہو جاتی تھی. یعنی وہ جو درمیان میں سینڈوچ ٹائم ہے اس کے اندر جاب کر لی اور پیسہ کما لیا اور پھر جو ہے 4 کی بجائے 6 کورس لے لیا اور پھر اگلے میں پھر 6 لے لیے. اس طرح 2 اگلے آگے تو گیپ لوپ ہول کور کر لیا. اس طرح بھی لوگ کام کرتے تھے وہاں. یہاں پہ تو ہے آرگنائزیشن پوش کرتی ہیں کہ اچھا یار یہ 6 ماہ کا آپ کا سیمسٹر مشکل ہے تو اس میں آپ یوز کر لیجئے اور آپ آ جائیے اور پھر اس کے بعد جو ہے نیکسٹ میں آف کر لیا جائے. تو یہ ہو سکتا ہے، بالکل ممکن ہے. اب اسی طرح ایک ہوتا ہے اسپانسرڈ فل ٹائم یونیورسٹی کورس جو کہ 1 سے 2 سال کے لیے ہوتا ہے. تو یہ بھی اکثر کروایا جاتا ہے کہ اسپانسر کر دیا جائے ایک فل ٹائم کورس اور یہ کروا لیا جائے. اب یہاں پہ ایک بات آ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ. یہ بھی آف دی جاب ہوتی ہے اور اس کے اندر کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کے اندر ایک ٹرینر انسٹال کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم پروگرام انسٹال کرتے ہیں، ایک ٹرینر جو ہے وہ کمپیوٹر میں انسٹال کر دیتے ہیں اور وہ جو ٹرینر ہے وہ ٹریننگ کا کام دیتا ہے یا ٹریننگ کے فرائض سر انجام دیتا ہے اور آپ سافٹ ویئر کی مدد سے یا ریکارڈڈ لیکچر کی مدد سے اپنی ٹریننگ کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتا ہے آپ کا ای لرننگ. جو ای لرننگ ہے یہ کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ سے مختلف ہے.
जो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है उसके अंदर जो ट्रेनिंग का सारा मवाद है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ होता है, और जो ई बेस्ड लर्निंग है उसके अंदर जो कुछ भी हमने ट्रेनिंग देनी होती है वो ऑनलाइन आ रही होती है, यानी इंटरनेट कनेक्शन के बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपकी ई लर्निंग हो रही है, ये ऑनलाइन लर्निंग हो रही है। लेकिन इसकी निस्बत अगर ये कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती तो मेरा एक बनी बनाई रिकॉर्डेड सीडी होती, और वो आप कंप्यूटर में लगा लेते और वहाँ से आप सारी चीज़ों को जो है वो लर्न कर लेते। तो ये आपका जो है वो ई कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती। तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में जो कुछ है कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, उसको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं से एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जो ई लर्निंग है ये पर्टिकुलरली इस तरह की लर्निंग है जिसके अंदर आपके कंप्यूटर को बकायदा एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है, और आप उसको यूज़ करके जो है अपना काम जो है उसको पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। अब जहाँ तक सवाल है आपका टेक्निक्स का, तो देखिए इसके अंदर कुछ ऐसी भी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में, जैसे कि रोल प्लेइंग की का तरीका है, या आपका जो है वो रोल प्लेइंग का है, या आपका सिमुलेशन का तरीका है, इससे भी ट्रेनिंग होती है। अब रोल प्लेइंग की ट्रेनिंग की दो बड़ी एग्जांपल हैं। एक तो ये कि आपने देखा होगा इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा ड्रामे पढ़ने पड़ते हैं। इन ड्रामाज में ये होता है कि बड़ा जो है ना, न सिर्फ ये कि डायलॉग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बल्कि साथ ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि किस माहौल में किसने क्या कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, कैसा लिबास था। तो ये चीज़ें भी बड़ी अहम मानी जाती हैं, यानी लिबास कैसा था, उसने बंदे ने जो है वो ड्रेसअप कैसा किया हुआ था, तो ये सारी बातें जो हैं बड़ी अहम मानी जाती हैं। तो जो टेक्निक्स की यहाँ बात हो रही है इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि जो है रोल प्लेइंग जो है उसके अंदर एक ड्रामा जो है वो फिल्म की शक्ल में 1.5-2 घंटे का बना हुआ आप देख लेते हैं लिटरेचर के स्टूडेंट, इंग्लिश लिटरेचर के। तो साफ पता लग जाता है कि हीरोइन ने कॉस्ट्यूम क्या पहना था, हीरो की एज क्या थी, और मूवमेंट क्या था, जेस्चर क्या था, फेशियल एक्सप्रेशन क्या थे, उसने बात कैसे की थी। तो ये बेसिकली इसको हम कहते हैं रोल प्लेइंग। तो इससे बड़ी बात समझ आती है, बड़ी चीज़ें समझ आती हैं। अब जो दूसरी चीज़ है वो है केस स्टडीज़, या आप कह लीजिए कि केस बना दिया जाता है। उस केस के अंदर आपको कहा जाता है ये मसला है, ये थ्योरी है, ये मॉडल है, इससे इसे हल करो, ज़रा अप्लाई करो इसके ऊपर। जैसे वो पेशेंट नहीं आ जाता तो डॉक्टर को कहते हैं ये मेडिसिन है, आप तुम ज़रा सजेस्ट करो इसको कौन सी मेडिसिन देनी है। अब रोल प्लेइंग की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल ये भी है कि आपने कभी ये जो लॉ के कॉलेजेस होते हैं, बिजनेस इसके जो LLB कराते हैं, जो बैचलर इन लॉ करवाते हैं या कानून में जो है वो डिग्री देते हैं, तो वहाँ उन कॉलेजेस में भी कोर्ट बने होते हैं। वो कोर्ट जो होते हैं वो प्रेजेंटिंग कोर्ट होते हैं, जिसके अंदर प्रोफेसर खुद ही जज बन जाते हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पिटीशन दे देते हैं कि लो जी ये पिटीशन आपने लेनी है और इसके ऊपर आपने जो है केस तैयार करना है, और जनाब अपना गाउन पहनना है वकील साहब वाला, और आपने बताना है कि जज साहब को कैसे आप मुखातिब करेंगे, किस तरह से आप उनसे बात करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये टेक्निक्स हैं, यानी ये तरीक़ाकार। अब आ जाती है बात इसकी कि जो आप कहते हैं जनाब के, अच्छा फिर सिमुलेशन। सिमुलेशन बड़ी आसान सी चीज़ है कि आपने देखा होगा ये जो एयरफोर्स के पायलट होते हैं इनको एक कॉकपिट में बंद कर देते हैं, कॉकपिट में जो जैसे जहाज़ का कॉकपिट होता है, और उसको एक मशीन में कॉकपिट होता है एक्चुअली वो, या किसी क्रेन पे बनाया होता है, लेकिन वो बज़ाहिर अंदर बैठा जहाज़ उड़ा रहा होता है। बकायदा बादल आते हैं, बकायदा वो ऊपर जहाज़ ज़्यादा ले जाए तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो उसको पूरी ट्रेनिंग देते हैं। यानी बज़ाहिर उसे वो अंदर बैठे बंदे को ये लगता है कि वो जहाज़ उड़ा रहा है, और बिल्कुल प्रैक्टिकली वही माहौल उसे मिल जाता है। इस तरह थोड़े फ्लाइंग आवर्स या जहाज़ थोड़े चलाने पे भी ट्रेनिंग जो है बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये बच्चों जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, ये टेक्निक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तो हमने पहली बात आपसे ये की
کہ ڈے ریلیز ہے کہ ہفتے کے 6 دن اگر ورکنگ ہے تو ایک دن چھٹی دے دو، اس دن وہ ٹریننگ کرے جا کے کالج میں یا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں. ڈسٹینس لرننگ ہے، دور بھیج دیا، کراسپونڈنس کے ذریعے کورس کروا دیا، یعنی کہ ڈسٹینس سے انسٹرکشنز لے دی. ریویژن جو ہے کورسز ہیں، جیسے کہ کوئی پروفیشنل باڈی کا ایگزام دینا ہے تو اس کی ایک ٹریننگ ہو سکتی ہے. بلاک ریلیز ہے، 3 4 5 6 دن کے لیے پورا کورس ریوائز ہو گیا، چھٹی لے لی. سینڈوچ کورسز ہیں کہ 6 مہینے پڑھ لیا، 6 مہینے کام کر لیا. اور پھر جو ہے اسپانسرڈ فل ٹائم کورسز ہیں، جیسے کہ یونیورسٹی میں 1 یا 2 سال کا کورس کوئی ہو تو اس کے لیے اسپانسرشپ کے اوپر. اور پھر کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ ہے، جس کے اندر کمپیوٹر کے اندر ایک ٹریننگ سسٹم انسٹال کر دیا جاتا ہے اور آپ اس سے ٹریننگ لے لیتے ہیں. اور پھر ای لرننگ ہے، جس کے اندر جو ہے وہ الیکٹرانکلی آپ کنیکٹ ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، جیسے ابھی آپ لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، یہ ای لرننگ ہے. اور ٹیکنیکس ہیں جیسے رول پلینگ ہے، اور یہ جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں انٹرے ایکسرسائزز ہیں، جن کو ہم سیمولیشن بیس ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. تو یہ اب یہاں تک اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو ہم اس کے اوپر ایک سوال پٹ اپ کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ کہ ڈیش از اے لرننگ تھرو اے نیٹ ورک کمپیوٹر. میں ذرا پاز لیتا ہوں، پانی پیتا ہوں، آپ ذرا اس سوال کو حل. ای لرننگ ہے سر. ای لرننگ اے بچوں کا خیال ہے کہ یہ ای لرننگ ہے، اور آپ کا خیال بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو ہے یہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ ناٹ اسٹینڈ الون سی ڈی روم، یعنی ناٹ کا ورڈ بعد ہے، ناٹ اسٹینڈ الون سی ڈی روم اور ٹیوشن سافٹ ویئر. ٹیوشن سافٹ ویئر بھی نہیں ہے، اسٹینڈ الون سی ڈی روم بھی نہیں ہے. تو جب اسٹینڈ الون سی ڈی روم بھی نہیں اور پھر آگے جا کے کلیئر لکھا ہوا ہے اویلیبل فرام آن لائن ٹیوٹر، تو آن لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے. لہٰذا یہ جو ہے یہ ای لرننگ ہے، آپ کی ای لرننگ ہے. ٹھیک ہو گئی جی بات. اچھا، اب چلتے ہیں آن دی جاب ٹریننگ کی طرف. آن دی جاب ٹریننگ میں سب سے جو زیادہ اہم ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے وہ تو آگے چل کے میں آپ بتاتا ہوں، لیکن بہت کامن جو ہے وہ ہے ڈیمونسٹریشن انسٹرکشنس. دیکھیے آپ کسی بھی جاب میں جاتے ہیں تو جو کام کرنا ہے اس کا پروسیجر تو کوئی سمجھائے گا، اس کا ورکنگ کا طریقہ تو کسی کو سمجھانا پڑے گا. اور جو بھی بندہ آپ کو پروسیسنگ کا ورکنگ کا طریقہ سمجھائے گا، ظاہر ہے اسے ڈیمونسٹریٹ کرنی پڑے گی کیا؟ انسٹرکشنس. اب انسٹرکشنز ڈیمونسٹریٹ کیے بغیر تو نہیں آئیں گی، تو یہ تو پریکٹیکلی ہی ہوگا. ظاہر ہے یہ مشین کو چلا کر ہی سکھائی جائیں گی، مشین کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتا. لہٰذا انسٹرکشنز جو ہیں وہ ڈیمونسٹریٹ کی جائیں گی، یعنی انسٹرکشن جو ہے باقاعدہ طور پہ آپ کو کمیونیکیٹ کی جائیں گی، سمجھائی جائیں گی. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیں ساری کی ساری ڈیمونسٹریٹ کرنے والی چیزیں، پریکٹیکل کام کرنے والی چیزیں ہیں. تو یہ آن دی جاب بھی ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس کے اندر آپ کا سپروائزر ہو سکتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرے، کوئی سینئر ورکر ہو سکتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرے. تو یہ عام طور پہ اسی پہ ہوتا ہے. دوسری چیز جو اس میں آ جاتی ہے وہ ہے جاب روٹیشن. اب جاب روٹیشن کا مطلب ہے کہ ایک جاب سے دوسری جاب پہ بندے کو ٹرانسفر کیا جائے. اب اس کی جو ہے اگزامپل میں ہرگز یہ نہیں دے رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ جی پائلٹ کو کہیں گے آؤ ذرا آج کارڈک سرجری کرو، اور ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے آئے ذرا آپ آج جو ہے وہ کار کا انجن ڈیزائن کریں. تو وی آر ناٹ آسکنگ دیٹ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ہی فیلڈ کے ایک کام سے دوسرے کام پہ موو کیا جائے. کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ سیلز اکاؤنٹنٹ ہے تو سیلز اکاؤنٹنٹ جو ہے بھائی وہ پرچیز اکاؤنٹنٹ بھی تو بن سکتا ہے. اکاؤنٹنگ کے رولز تو ایک ہی ہے، تو سیلز سے پرچیز میں بھیج دو. اچھا پرچیز میں بھی کافی سال ہو گئے تو چلو کچھ عرصے کے لیے اسے اسٹور کیپنگ پہ لگا دیتے ہیں. اس طرح سے یہ ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے وہ
थोड़ा सा रोटेट होगा, उसकी रूटीन बदलेगी, नए लोगों से मिलेगा, नए माहौल में जाएगा, तो इन्वायरमेंट में रद्दो बदल आएगा। अब ये रद्दो बदल ज़रूरी होता है। आप अपनी सोशल लाइफ में देख लीजिए, आप अपनी सोशल लाइफ में जो है वो देखते हैं कि लोग घरों के पर्दे बदल देते हैं, घर के पेंट बदलते हैं। क्यों? ताकि लाइफ में एक चेंज आए। कभी कभी सैर के लिए चले जाते हैं, हिल स्टेशन क्यों जाते हैं जी? ताकि इस इन्वायरमेंट को एंजॉय किया जाए और रिलैक्स इन्वायरमेंट में रहने की वजह से अच्छी परफॉर्मेंस आए। तो जॉब रोटेशन भी की जाती है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये भी होता है कि जी आप जो हैं वो मतलब देखते हैं कि हम बड़ी बड़ी चेंजेस लाइफ में ले आते हैं। जैसे बाज़ लोग तो घर के पेड़ बदलते हैं, पर्दे बदलते हैं। क्यों बदलते? ताकि चेंज हो। इसी तरह बाज़ लोग तो इस हद तक जाते हैं कि वो अपनी जो है वो गाड़ी बदल देते हैं। यानी थोड़ा डैशबोर्ड चेंज होगा, थोड़ा सीट चेंज होगा, थोड़ा कलर चेंज होगा, तो लाइफ में चेंज आएगा। इसी तरह हम कलीग बदल रहे हैं, डेस्क बदल रहे हैं, काम का नेचर बदल रहे हैं ताकि ट्रेनिंग। एक दफ़ा मुझे याद है कि हमने एक ओनर होते थे एच क्रीम बख्श के, तब तो उनके बेटे चलाते हैं ना, तब वो भी काफ़ी बूढ़े हो गए। तो एक दिन उनसे हमने पूछा कि जी आपने एच क्रीम बख्श को यहाँ तक पहुँचाया है, तो आपने इसको ज्वाइन किया तो किस तरह काम किया? उन्होंने कहा जी मेरे बाप ने सबसे पहले मुझे ट्रेनिंग ये दी कि तुम्हें कल को इस स्टोर नेटवर्क को चलाना है, तो सबसे पहला काम यह है कि इसके हर हर डिपार्टमेंट में तुम्हारी ड्यूटी लगाई जाएगी 3-3 महीने। यानी वर्कर्स के साथ काम करना है तुम्हें, और हर महीने हर डिपार्टमेंट में, कैश में, स्टोर कीपिंग में, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन में, हर जगह उसको 3-3 महीने खपाया। और उसका नतीजा ये कि उसे अपने कारोबार के हर एस्पेक्ट की समझ आ गई। यही वजह है कि आज वो बड़ी कामयाबी से आपने स्टोर को चलाया। अब एक चीज़ और भी होती है, इसको कहते हैं टेम्परेरी प्रमोशन। टेम्परेरी प्रमोशन ये होती है कि जैसे मैं एक दफ़ा, मुझे याद है कि मेरे बॉस जो थे उनको एक बिजनेस टूर पे जाना था जर्मनी। तो जर्मनी चले गए, तो मैं उसको काफ़ी यंग था। तो ऐसे ही उन्हें एक ना ट्रेनिंग का बहाना सूझा कि यार इसकी ट्रेनिंग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में वो बशर साहब रीजनल मैनेजर हो। और मैं कहा सर मैं तो अभी जस्ट प्रमोट हुआ हूँ एक पोस्ट से जूनियर पोस्ट से सीनियर पे, तो मैं कैसे हो सकता? मैं कहा, नहीं नहीं ये तुम्हारी ड्यूटी है। अच्छा, वो बंदा जो है, वो जो मेरा बॉस था, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, बड़ा बड़ा ही अच्छा इंसान था। उसने ये किया कि उसने सारे काम जो है ना वो करके गया। बंदा जितने मुश्किल काम थे सारे मुका गया। लेकिन येट डैट वो 2 हफ्ते से थोड़ा कम टाइम था, या 2 हफ्ते का टाइम था, मुझे याद है वो मुश्किल तरीन वक्त था। कभी कोई थोड़ा सा जो है लेटर ऑफ क्रेडिट का मामला सामने आ जाता था, तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो उसके अंदर इशू है जी। कभी कोई ऐसा मामला आ जाता था कि जी सप्लायर ने ये केमिकल कहा था, उसको इंक्वायरी नहीं पहुंची थी और ये हो गया था। वो सारी नॉर्मलीज खुल खुल के सामने आती है। 12, लेकिन वो 2 हफ्ते जो है मुझे मतलब मेमोरेबल भी हैं और मुश्किल भी थे, और वो उन्होंने मुझे काफ़ी काम सिखा दिया। तो ये चीज़ होती है कि इंसान डिफ़िकल्टी से गुजरता है तो फिर सीखता है ना। तो ये जो टेम्परेरी प्रमोशन है ये भी बड़ा काम करती है कि वाइस प्रिंसिपल साहब को प्रिंसिपल बना दिया जाता है, ठीक है जी। और जो है वो वक्ती तौर पे जो है प्रमोट कर दिया जाता है, या जो भी चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी जगह जो असिस्टेंट चीफ जस्टिस होता है उसको प्रमोट कर दिया जाता है उनकी बीमारी में। वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर जाता है तो आप, मेरा हाल है, स्पीकर को वज़ीर आज़म बना देता है, कुछ ऐसा होता है। तो ये इससे क्या होता है, इससे बड़ी डेवलपमेंट होती है, आपको फ्यूचर के लिए लीडरशिप मिल जाती है ऑर्गेनाइजेशन को। अच्छा, अब बात आ जाती है आगे, असिस्टेंट टू अ पोजीशन। असिस्टेंट टू अ पोजीशन, किसी पोजीशन पे असिस्टेंट करना है, इसको वर्क शेडोइंग भी कहते हैं। तो जिंदगी में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं बंदा वर्क शेडोइंग से सीखता है। वर्क शेडोइंग ये होता है कि आपके साथ जो बंदा है, अब वो जो कर रहा है वही आप करते जाएं। आपके साथ जो बंदा है आप उसको देखें कि वो क्या कर रहा है, उसको लर्न करते जाएं, उसको आप जो है वो रीड करते जाएं और उससे आप सीखते जाएं। और जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हम सब लोगों ने आमतौर पे नमाज इसी तरह सीखी होती है
कि हम मस्जिद चले जाते हैं, नमाज ज़ुबानी हमें आती होती है, ये नहीं पता होता रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है। तो हम क्या करते हैं, हम मस्जिद चले जाते हैं और देखते हैं साथ वाले क्या कर रहे हैं, जो साथ वाले कर रहे होते हैं हम भी वही करना शुरू कर देते हैं और हमें नमाज बड़ी अच्छी आ जाती है। तो ये इसको शेडोइंग कहते हैं कि जो आपका सीनियर कर रहा है आप उसी को फॉलो करते जाएं और उससे आप जो है वो सीख लेते हैं। इसमें मुझे एक वो बात याद आ गई कि मैं नमाज पढ़ रहा था, तो एक दो बच्चे, एक मेरे लेफ्ट पे बैठ गया, एक राइट पे आके नमाज पढ़नी शुरू हो गई। तो मुझे याद है मैं अत्ताहियात पे बैठा ना जब, तो मैंने शहादत की उंगली खड़ी की। हाँ जी, कल मैंने जब कलमा पढ़ा तो शहादत की उंगली खड़ी की। तो वो जो बच्चा था ना इधर वाला, उसने भी शहादत की उंगली ऐसे ही की, और जो उसके लेफ्ट साइड उसका छोटा भाई था ना, उसने नहीं की। वो जनाब वो इधर से उठ के आया, आके जाके उसकी हाथ को पकड़ के कहता है ये उंगली ऊंची करो भाई। अपनी नमाज छोड़ दी। तो बहरहाल इसको हम वर्क शेडोइंग कहते हैं कि जो साथ वाला कर रहा है वही आप करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो ये भी एक तरीका है सिखाने का। अब आप देखेंगे जो आपका इसके बाद नेक्स्ट ट्रेनिंग है वो है एक्शन लर्निंग। एक्शन लर्निंग ये होती है कि आपके सामने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रख दी जाती है। आपके सामने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रख दी जाती है और ग्रुप से कहा जाता है जी ये आपका प्रॉब्लम इशू है, इसको आपने रिजॉल्व करना है, इसको आपने सॉल्व करना है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके जिम्मा लगा दिया जाता है और आपका ग्रुप जो है उसमें एडवाइज़र भी, आल्दो एडवाइस भी मिलती है, लेकिन मेंबर एक दूसरे की मदद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है बढ़ाई जाती है। तो एक प्रॉब्लम ग्रुप के तौर पे आपको प्रॉब्लम दी जाती है। जैसे अगर इसको मैं बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन एक मिलती जुलती एग्जांपल ये है कि मैं एक जियोग्राफिक चैनल पे देख रहा था कि एक स्पेस शिप जो है उसकी बैटरी चार्ज होनी बंद हो गई, और सूरत हाल ये थी कि अगर अगले 72 घंटे में बैटरियां चार्ज होनी शुरू नहीं होती तो उनका राब्ता जो है वो ज़मीन से कट जाएगा। तो उन्होंने ये केस उठाया और एक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप बनाया और उसको दे दिया कि जो ये मसला आपने हल करना है। तो वो एक ग्रेजुएट था जिसकी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं तो 24-25 साल, 26 साल होगी ज़्यादा ज़्यादा। MIT अमेरिका से वो क्वालिफाइड था, बड़ा ब्रिलियंट था। तो उस बच्चे ने उस केस को हल किया और उसने बहरहाल बताया कि ये मसला ऐसे हल हो सकता है। अब वो सिस्टम जो है कहते हैं कि मुस्तकिल इंस्टॉल कर दिया गया स्पेसशिप में कि अगर कभी बैटरियाँ चार्ज ना हो तो मुतबादिल पे स्विच हो जाते हैं होली, और इसका चांस कम हो जाता है। तो ये होता है जब आप क्रिएटिवली काम करते हैं टीम में। अच्छा, अब आ जाते हैं, आगे आ जाती कमेटीज़। देखिए कमेटीज़ भी जो है ये भी बड़ी लर्निंग का तरीका है प्रैक्टिकली, कि मैं, चले मान लीजिए कि मैं आपको किसी कमेटी का मेंबर बनवा देता हूँ, वहाँ जाते हैं आपको कोई सजेशन नहीं सूझ रही, साथ वाले जो है इर्द गिर्द के लोग बड़ी अच्छी सजेशन दे रहे हैं, ये डेट तब भी आपके लिए लर्निंग है। ये इसलिए लर्निंग है कि ज़रा आप गौर फरमाएं कि जब आपको एक प्रॉब्लम सामने आई लेकिन आपको कोई सोल्यूशन सूझा नहीं, लेकिन आपके सामने बैठे बंदे ने एक सजेशन दी, आपके लेफ्ट पे बैठे एक बंदे ने सजेशन दी, राइट पे बैठे एक बंदे ने सजेशन दी, तो तीन सजेशंस को देखने से आपकी लर्निंग तो होगी। ग्रेजुअली ये होगा कि आप भी अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे आपके जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, मसाइल जो है वो हल होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इससे कितनी ज़्यादा लर्निंग होती है। जब आप पढ़े लिखे लोगों में बैठते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, तो इससे कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। अच्छा बच्चों, तो ये हम बात कर रहे थे इसके ऊपर जो आपने समझा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम सबसे पहले जो है वो एक सवाल आपके सामने रखते हैं। उससे पहले ये प्रोजेक्ट वर्क की बात कर लेते हैं। देखिए प्रोजेक्ट वर्क भी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का बड़ा अच्छा तरीका है। यानी
हर प्रोजेक्ट की ज़ाहिर है पहले डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके स्टेप डिसाइड होते हैं, फिर उन स्टेप्स के मुताबिक एक डॉक्यूमेंट को एक प्रोजेक्ट को चलाया जाता है। तो अगर इस तरीके से काम किया जाता है तो नेचुरली आप ये समझ गए होंगे कि इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व भी इसी तरीके से हो जाते हैं, फिर आसानी से हो जाते हैं। तो ये बड़ा एक अहम तरीका है कि आप इसको इस तरीके के साथ रिजॉल्व करें। अच्छा, फिर देखें कि प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट बनेगा, बाकायदा प्लानिंग होगी, हर चीज़ जो है वो इस तरीके के साथ चलेगी। तो इससे अल्टीमेटली आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो लर्निंग होगी, आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो लर्निंग होगी। तो ये लर्निंग का बड़ा ज़बरदस्त तरीका है कि इस तरीके के साथ जो है आप लर्निंग कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि आप एक छोटा सा घर ही बना लेना अगर प्लानिंग के तहत, तो इससे भी आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो सकती है कि पहले नक्शा बनेगा, फिर ज़मीन ली जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्टर हायर किया जाएगा, ईंटें आएंगी, सीमेंट आएगा, कंक्रीट आएगा, सरिया आएगा, फिर जब वो ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा फिर जनाब पेंट वाले आएंगे, लकड़ी वाले आएंगे, फ्लोरिंग वाले आएंगे, फिर जनाब सैनिटेशन वाले आ जाएंगे, और जो है तो फिर वो आखिर में गार्डनिंग वाले आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है, इज़ अ बिग लर्निंग सोर्स। तो इससे भी आप काफ़ी कुछ सीखते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो इससे आगे चले एक सवाल करते हैं, अब सवाल आप सामने करते हैं, मैं अपना माइक पॉज करता हूँ, आप डे रिलीज और अच्छा जी बच्चों, तो क्या ऑप्शन आपने चूज की? शाबाश। सर 1 and 3। 1 and 3। अच्छा, अगर अगर प्रैक्टिकली आप जरा सोचिए तो सिवाय डे रिलीज होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि जी आप एक दफा जो है वो हफ्ते में एक दिन जो है निकाल के चले जाएं ट्रेनिंग के लिए, ये होता है ना डे रिलीज। जॉब रोटेशन भी प्रैक्टिकली होती है, आपने पढ़ी है, कोचिंग भी प्रैक्टिकल होती है, और टेम्परेरी प्रमोशन भी प्रैक्टिकली ही होता है। तो ये तो सारे ऑन दी जॉब है। ज़ाहिर है कोचिंग आपने आमतौर पे देखी होगी मैच के दरमियान जारी रहती है, और जो वर्क इन्वायरमेंट है उसमें कोचिंग आपकी अमली तौर पे की जाती है, तो ये तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। अच्छा बच्चों, तो ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करें यस अगर सर। इसके ऊपर इस इशू के ऊपर आगे बढ़े, तो सबसे पहली चीज फिर एक आती है, और एक और सवाल आपके सामने आता है। ये दो बंदे हैं, एक है, इनके लिए दोनों को सजेस्ट करना है सुटेबल ट्रेनिंग। एक है आपका प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ये फील्ड ऑपरेटर, दोनों के लिए एक ऑप्शन चूज करें जो सूट करती हुई प्रोफेशनल अकाउंटेंट को भी और टिल ऑपरेटर को। ये आपका। सर क्वेश्चन की समझ ही नहीं आ रही। सर आई थिंक ये तीनों ही आ रहे हैं, ये ABC।
Hello, sir. हमारा क्वेश्चन तो समझा। यार वो कह रहा है कि नहीं जो ये ऊपर पढ़ो ना विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड, यानी कौन सा मेथड जो है वो सूटेबल होगा ट्रेनिंग अकाउंटेंट्स के लिए। यानी जैसे ही हम प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हैं तो हमें ऑनलाइन क्लासेस भी दी जा रही है अभी, इसी तरह फिजिकल क्लासेस भी, तो ये ट्रेनिंग के लिए कौन सी नहीं वे जो है वो बेटर होगी। पसंद समझ गए? ठीक है ठीक है। और कुछ सर का हमारी आवाज नहीं जा रही मेरे ख्याल से। आपने ऐसी ऑप्शन ढूंढनी है कि एक है प्रोफेशनल अकाउंटेंट, वो शायद सीएम में क्वालिफाई कर रहा है, पढ़ रहा है, और दूसरा टील ऑपरेटर है, एक मशीन मैन है। और आपको एट ए टाइम एक ऑप्शन ऐसी चूज करनी है जो दोनों को सूट करती हो ट्रेनिंग। हर एक ऑप्शन में 2 ट्रेनिंग दी हुई है, हर एक को देखनी। सर फिर तो सी या जी, कौन सी ऑप्शन सही रहेगी आपके ख्याल में? सर आई थिंक चले सी आप सही है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट के लिए बता दें कौन सी ट्रेनिंग अच्छी है। वासिक बेटे लाइन ही नहीं लगाओ स्क्रीन पे, बुरी बात है, नाम साथ आ रहा हो। सर उसके लिए तो आई थिंक ए सही है। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। यार आप यस कौन सर। सी ट्रेनिंग लेते हो? आप किस तरह पढ़ रहे हो बताओ? आप भी तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट ही बन रहे हो ना? क्या कौन सा तरीका आपने सर अडॉप्ट बी किया? सर बी मेरे ख्याल से होना चाहिए। इवनिंग क्लासेस ठीक है ना उसके लिए भाई, वो दिन के वक्त जॉब करे, रात को इवनिंग क्लासेस पढ़े। कंप्यूटर बेस्ड तो उसके लिए जो बेचारा दूर दराज रहता है, ट्रांसपोर्ट की कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो उसके लिए इवनिंग सर ठीक है। लेकिन टील सर ऑपरेटर के लिए भी ये अकाउंटेंट के लिए सही है, और ये टील ऑपरेटर यानी मशीन मैन के लिए ठीक है। तो मशीन मैन के लिए आइडियल ये है कि वो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग करे, और जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है उसके लिए आइडियल ये है कि वो जो है वो जो है इवनिंग क्लासेस में ट्रेनिंग में। ठीक है जी। सर ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग किस तरह होता है? अच्छा बच्चों, चले आगे चलते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग। देखिए, जब कोई जॉब पे नया नया आता है तो हमारी ये कोशिश होती है कि उसको हम एक प्रॉब्लम से बचाएं जिसको हम कहते हैं इंडक्शन क्राइसिस। जिसको हम क्या कहते हैं? इंडक्शन क्राइसिस। तो हमारी ये कोशिश होती है कि उसको इंडक्शन क्राइसिस से किसी तरह से बचाएं, कि ऐसा ना हो कि वो, देखिए एक क्राइसिस इस तरह का होता है कि जिस वक्त हम कोई, जस्ट अ मोमेंट यार। अच्छा बच्चों, तो मैं ये बात कर रहा था आपके साथ कि जो सिचुएशन है वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कोई ट्रेनिंग इसलिए कराते हैं कि जी नया नया बंदा आया है, इंडक्ट हुआ है, भाई इंडक्ट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, और आते उसके सामने को 15-20 बड़ी बड़ी बॉक्स फाइलें रख दी हैं। तो यहाँ तो हालात ये होते हैं कि सीएमए का भी जो स्टूडेंट होता है वो भी टीचर को कहता है कि जनाब अच्छे अच्छे नोट्स बना के दें और ज़रा मेहनत से पढ़ाएं,
اور رات کو بیٹھ کے سلائڈیں بنائیں ذرا اور ہمیں نوٹس دیں اور خبردار کوئی چیز چھوڑی تو وہ خود کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے وہ ٹیچر کے ذمہ لگایا ہوتا ہے کہ لو جی تسی محنت کرنی۔ اب جب آرگنائزیشن میں جاتا ہے تو وہاں تو کوئی نہیں نا ایسا کرے گا، وہاں تو وہ رکھیں گے 4 10 15 20 باکس فائلیں کہ لو بیٹا آڈٹ شروع کرو، یا لو بچے جو ہے کاسٹ انالیسس کر کے دو۔ تو وہاں پہ تو اس وقت فوری طور پہ بندہ گھبرا جاتا ہے کہ یار ساری زندگی تو ہم 100 200 250 پیج کی کتاب پڑھتے تھے اور وہ بھی اس کے لیے بھی 6 مہینے ملتے تھے، یہ تو جناب 600 پیج لگا ہوا اور انہوں نے کہا رات تک رپورٹ دینی، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کے بیرنگز کو تھوڑا سا نا گریس کرنا پڑے گا ذرا اس کو، کہ وہ ریکروٹر جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ماحول کے ساتھ سوشلائز ہو جائے اور وہ معاملات کو سمجھے، ورنہ وہ تو بڑا پریشان ہو جائے گا۔ کلچر کو سمجھ لے اور جس ٹیم کے ساتھ کام کرنا ہے اس کے نارمز کو سمجھ لے، کوئی پرفارمنس اسٹینڈرڈ سمجھ آ جائے اس کو، اور شروع میں اس کی پرفارمنس جو ہے وہ اس میں اس کی مدد کریں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جائے تاکہ وہ ٹرینڈ ہو کے ایک اچھا جو ہے وہ ورکر کے طور پہ سامنے آئے۔ تو یہ بھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر یہ بھی بات اہم ہے کہ اس کے سٹیپس ہیں۔ یعنی پہلا سٹیپ یہ ہے کہ بندے کو سب سے پہلے تو آپ جو ہے پن پوائنٹ کریں کہ کون کون سے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ اسے نالج ایریاز ہیں جو اسے پتہ ہونے چاہیے، اس کو اس کے ڈپارٹمنٹ دکھائیں، اس کو اس کے متعلقہ لوگوں سے ملائیں، ایچ آر مینیجر سے ملائیں تاکہ اس کو پالیسیز پروسیجر سمجھائے، یہ سمجھائے چھٹی کیسے لینی ہے، کتنی سک لیوز ہیں، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ایشوز کیا ہیں۔ اس کے بعد اسے جو ہے وہ کو ورکر کے ساتھ ملائیں، ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر کے ساتھ ملائیں، اور اس کے جو یونٹ ہے اس سے اس کی اچھی طرح اسے اویئر کریں تاکہ اگلے دن آگے پھر کھپ نہ رہو، اسے پروسیجر سسٹم رولز رپورٹنگ سٹرکچر سارا بتائیں تاکہ وہ کسی چیز کو وائلیٹ نہ کر جائے۔ اس کو شروع میں اپروپریٹ ٹریننگ پروگرام اس کے لیے ڈیزائن کریں تاکہ اسے کام مشکل نہیں آسان لگے، اور پھر یہ کہ اس کی انیشیل پروگرس پہ نظر رکھیں اور اسے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں کہ پرفارم کیسے کرنا ہے۔ اسے مینٹور کی ضرورت ہے تو وہ بھی پرووائڈ کریں۔ تو یہ ہے ایک نئے آنے والے کے لیے انڈکشن ٹریننگ جو بڑی ضروری ہے، اور یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ عام طور پہ جتنا بھی زیادہ جو ہوتا ہے ٹرن اوور ریٹ ہائی ہوتا ہے وہ اسی سٹیج پہ ہوتا ہے، لوگ زیادہ اسی سٹیج پہ جو ہے نا جاب کو جمپ آؤٹ کر جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں، تو اس لیے یہ بڑا اہم ٹریننگ ہے۔ اچھا، اب جو سوال ہے یہ ہو گیا انڈکشن ٹریننگ۔ اب ایک آخری چیز کو ٹچ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ایویلیویشن پہ چلے جائیں گے اور اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے۔ اس کے اندر یہ ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں لرننگ آرگنائزیشن۔ دیکھیے جو لرننگ آرگنائزیشن ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کی ڈائمینشنز جو ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لرننگ آرگنائزیشن کی ڈائمینشنز ہیں وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلی ڈائمینشن جو ہے وہ یہ ہے کہ لرننگ آرگنائزیشن ہمیشہ نالج جنریٹ کرتی ہے، یعنی نیا نالج جنریٹ کرتی ہے، اور وہ نالج جو ہے وہ آگے جو ہے اس میں فیلئر اور رسک کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس کے اوپر کیمیکل ضائع ہو رہا ہے، اس کے اوپر الیکٹرانک اکوپمنٹ کا کوئی خطرہ ہے، وہ کہتے ہیں یار رسک لو لیکن آپ ضرور اس کے اوپر تجربہ کرو۔ ایکسپیریمنٹیشن بڑا پسند ہے ان کو، اور یہ ہمیشہ پرانے رولز اور آرتھوڈاکس اپروچ کی بجائے ہمیشہ سائنٹیفک اپروچ کو بلیو کرتی ہے، سائنٹیفک اپروچ ٹو پرابلم سالونگ اڈاپٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ہمیشہ پرٹیکولر وے میں کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے یہ ایکسپیریمنٹیشن کو لائک کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں، ہائپوتھیسس جنریٹ کرتے ہیں، انہیں ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کا ٹیکنیک ہے۔ اسی طرح یہ پاسٹ ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں، اپنی فیلئر سے بھی اور اپنی سکسیس سے بھی سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لرننگ فرام ادرس، دوسروں سے بھی یہ لرننگ کرتے ہیں، اس سے بھی یہ لرن کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور اگر ان کیس کوئی جو ہے لرننگ ایشو ہو تو یہ اس کو ریزالو کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی سیکھتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ نالج اپنے تک نہیں رکھتے، نالج دوسروں تک ٹرانسفر کرتے ہیں تاکہ دنیا جو ہے اس کی تھرو آؤٹ ایجوکیشن پھیلائے، اور ظاہر ہے اس کو چھپاتے نہیں ہیں یہ لوگ۔ اگر آپ دیکھیں تو ان آرگنائزیشنز کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ ایک آپ بریک ایون انالیسس کرتے ہیں، ظاہر ہے بریک ایون انالیسس کسی نے اپنے کام کے لیے بنایا تھا،
ابھی آپ نے اسی سبجیکٹ میں کوالٹی سٹینڈرڈ پڑھے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ زیرو ڈیفیکٹ پالیسی ٹوٹا نے اڈاپٹ کی، ڈیل کمپیوٹر نے اڈاپٹ کی. تو یہ سارا کچھ جو ہے، اور یہ جو کوالٹی سٹینڈرڈ ہے، یہ آرگنائزیشنز نے اپنے فائدے کے لیے بنائے تھے اور آج یہ ہمارے نالج کا حصہ بن گئے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وی لرن فرام دا آرگنائزیشن. تو انہوں نے نالج جنریٹ کیا ہے. مارجنل ابزارپشن کا کانسیپٹ کسی نے اپنے فائدے کے لیے بنایا تھا، ہم پڑھ رہے ہیں. بی سی جی میٹرکس کسی نے آرگنائزیشن نے اپنے اسٹریٹجک انالیسس کے لیے بنائی تھی، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے وی لرن فرام دا آرگنائزیشن، پک اٹ اپ، اور آج یہ ہمارے نالج کا حصہ ہے. تو یہ ہے لرننگ آرگنائزیشن کا کمال. تو اب دیکھیں یہاں پہ اگر میں آپ کے ساتھ سوال کروں کہ رول آف مینجمنٹ ان لرننگ آرگنائزیشن از ٹو انکریج، تقریباً آپشن سارے ملتے جلتے بھی ہیں، ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن ایک آپشن ایسا ہے جو بیسٹ ہے، باقیوں پر حاوی آ جاتا ہے. اگر وہ چوز کر لیں تو باقی سارے اوور کم ہو جائیں. جی سر آئی تھنک ٹھیک ہے جی. تو بات سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ بالکل ٹھیک یہ ہے. سر اچھا بالکل اچھا. تو یہ بات آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی، دیٹس گڈ. اچھا اب جو ہے آخری بات ہم کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں اپنی بات کو اور سم اپ کر لیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو ہے افیکٹو یہاں پہ جو ہے ہم نے کہا کہ کنٹینیوس جو ہے لرننگ جو ہے اس ایکوزیشن آف نیو نالج، نیا نالج ایکوزیٹ کرتے ہیں اور لرن کرتے ہیں اور کنٹینیوس لرننگ کرتے ہیں. تو کنٹینیوس لرننگ ایکوزیشن آف نیو نالج، تو اے آپشن از دا بیسٹ آپشن، باقی سارے اس میں کور ہو جاتے ہیں. باقی رہا بات جی کہ اس کی ایویلیویشن جو ہے ٹریننگ کی کیسے کرتے ہیں. تو دیکھیے جو ایویلیویشن ہے اس کے معاملے کو جو ہے ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں دیکھ لیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو انشاءاللہ سی یو ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم، اور انشاءاللہ پھر اس کے اندر دیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. یس سر اللہ حافظ. ہیلو سر. ہیلو سر. سر چلے گئے ہیں. چلے گئے. سر جی بات ہی نہیں سنتے یار، ان کو میرے حال میں پتا ہوتا ہے. شفیق نہیں آیا یار. یار پتہ نہیں شفیق کا کیا سین ہے یار. یار ویسے ایک بات تو بتاؤ یار، یار یہ سر تو یار کافی یار نا یار بالکل مائک آف کی ہوئی ہوتے ہیں. وہ دوسرے کی تو خوب بے عزتی کی اس نے. کس کی؟ وہ جو لیٹا ہوا تھا سر سے کہتا ہے پروفیشنل کی طرف بندہ بیٹھ جاتا ہے. کون لیٹا ہوا تھا؟ پتہ نہیں آئی تھنک سمیتا یا کون ہے وہ، پتہ ہوگا. یاسین تو نہیں تھا. میں بھی لیٹا ہوا تھا. سارے لیٹ کے ہی پڑتے ہیں. میں نے تو لائٹ ہی آپ کی ہوئی. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں ٹھیک ہے یار؟ ایم آئی ایس کی کلاس لی ہے کوئی نہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ایم آئی ایس کی کلاس لی ہے؟ ہاں لی ہے میں نے. وہ آپ کا پوچھ رہے تھے سر. نہ کر میرا پوچھ رہے تھے. میں ٹاپر ہوں نا، تو شوگر لگا لے. نہیں وہ کہتے وہ ایک ماسک لگا کے کپڑے کا. صحیح ہے ماسک لگا کے نمونہ بن کر. ہاں اب صحیح کہہ رہا تو نمونہ صحیح وہ کہا. سر اسی کے نہیں نہیں حسن وہ سب سے ڈیفرنٹ ہوتا تھا نا کپڑے کا. سر کدھر گئے؟ کر گئے سر چلے گئے. یہ سر چلے گئے ہیں. پتہ نہیں سر کو اتنی جلدی تھی قسم خدا کی جیسے 1000 کلاسز اور بھی لے رہے ہو. میری ٹینڈس تو سر نے لگائی نہیں.
اٹینڈنس ہماری بھی نہیں لگی. وہ جا رہا تھا کہیں روٹین پہ مہران کڑی تھی بھائی. تو اس کو پینچر کر دینا تھا انہوں نے خان. اللہ رکھا. اور سناؤ کیا حال ہے؟ کیسا ہے اللہ کا شکر ہے. تو پھر ووٹ دے دیا آپ نے یا اپنی؟ اللہ رکھا. چلو جاؤ یار سارے پڑھو بیٹھ کے ایویں باتیں لگے ہوئے. یہ دیکھو کہہ رہے سمنگ جی کہہ رہے کہ پڑھو. اللہ رکھا آواز آ رہا ہے؟ ہیلو. جی سر. یار وہ کیا سین تھا یار؟ ہمارا کینڈیڈیٹ تھا وہ. کون؟ جی ایمان بھائی کیا حال ہے؟ ایون الحمدللہ. آپ سناؤ کیا حال ہے بھائی؟ کون سا تیرا کینڈیڈیٹ تھا؟ اچھا یہ ویڈیو جا رہی ہے یہ سر دیکھ رہے ہیں سر؟ ہاں کیوں نہیں سر تو مہران میں چلے گئے. وہ باہر کہیں جا رہے تھے. نہیں میں کہہ رہا ہوں جو کلاس ہو رہی تھی جب تو اس میں سر ویڈیو دیکھ رہے تھے ساتھ ساتھ. ہاں کیوں نہیں ہم دیکھ رہے تھے. ایک دفعہ میں نے کیمرہ آن کیا تھا میں آیا ہوا تھا. حسن یا نہیں آیا تھا؟ اچھا آج اٹینڈ نہیں ہوئی؟ نہیں اٹینڈ کی ہے. آپ نے وہ دوسرا کلاس لے لیا؟ اوئے ہوئے کلرک کا ایڈوکیٹ صاحب سو رہے ہو؟ لاٹے مار رہے ہیں. کیمرہ سڑ جائے گا مہربانی کر. یہ دیکھو سو رہا ہے خوب. مجھے کلاس ہونی ہے آن لائن. ظاہری بات ہے ساروں کا یہی سین ہے. یہ دیکھو حسن جی خوب. یار میں تو اگر اپنی بات کروں میں تو بالکل لائٹ ہی آف کر کے گئے ہو کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ اندھیرے میں کلاس کا اپنا ہی مزہ ہے. تو مووی دیکھ رہے کلاس لے رہے ہیں اندھیرے میں؟ یار حسن تم یقین مانو میں نے سوچا جب سر نے کچھ کہنا ہی نہیں تو اس سے اچھا ہے کہ کیمرہ آف ہی کرے سارا کچھ. بس لائٹ آف کر دیا. چلو ٹھیک ہے کلاس لیتا رہے. ایف سی ایم میں مزہ آتا ہے. وہ سارے سب بچوں کی باتیں سنتے ہیں ان کو لے کے چلتے ہیں ساتھ میں. نہیں اس کا تو صحیح ہے. بات چیت ہو جاتی ہے. مذاق ہو جاتا ہے تھوڑا بہت. اس کا تو یار کیمرہ نہیں آن کرنے دیتے. کیمرہ نہیں دیتا. اگر غلطی میں کرسی میں نہ بیٹھو تو پھر بھی آپ کی بے عزتی ہو جاتی ہے. سر جی کہتا ہے کہ نہیں کرسی میں بیٹھنا ہے پروفیشنل وے پہ. چل ٹھیک ہے پھر نکلیں. آپ بھی سارے جا رہے ہیں. یاسین بھائی صحیح ہے نا؟ سارے چلے گئے؟ ہاں میں ہوں ادھر ہی. کیسے ہیں آپ؟ میں یار باتیں سن رہا ٹھیک ہوں آپ ٹھاک کی. یار بس اچھا یہی کیا کلاس کہہ رہے ہو تھے رہی. آپ کیا سر کہہ رہے تھے کہ لیٹا ہوا ہے؟ کون لیٹا ہوا ہے؟ میرے بارے میں تو نہیں کہا کہیں. یار کون لیٹا ہوا تھا؟ وہ جو کیمرہ آن نام تو تھا نہیں سر نے کہا کہ یار پروفیشنل. کیمرہ میں نے تو کل سے میرا تو نہیں آن تھا ویسے. لڑکیوں والی نام رکھنی ہے کل یاسین بھائی اسی کلاس میں. اور پھر سر کو کہوں گا سر کوشچن کرنا ہے یہ کرنا ہے. پھر شاید سر تھوڑا سا لیفٹ دے دے. ادروائز اس نے نہیں دینا کچھ بھی. اچھا کلاس کتنے بجے اسٹارٹ ہوئی ہے؟ اسی وقت اسٹارٹ ہوئی ہے؟ اسی 8:30 پہ ہوا ہے آئی تھنک. 8:30 سے اسٹارٹ ہو گیا. 8:20 میں ہوا ہے. 30 یا 20؟ بس یہ 10 منٹ میں روٹی کھا رہا تھا جھوٹ کیوں بولوں. میں نے سوچا چلو پہلے اچھا روٹی اچھا کھا لیتا ہوں. وہ ایف سی ایم اے کا کلاس لیا یا نہیں لیا؟ اور کلاس لی تو ہے تھوڑی سی. اصل میں میرا وہ نیٹ نہیں صحیح چل رہا تھا پہلے کی طرح. کاسٹ میں آیا تو کرو مجھے تو سمجھ مزہ نہیں آتا آیا. ہے. مجھے اس میں مزہ نہیں آتا. نہیں کاسٹ میں آیا کرو. وہ اوکے کاسٹ کا مزہ آتا ہے. یہ والا تو پتہ نہیں یار کیا سین ہے. بور ہو جاتا ہے انسان اس وجہ سے. اور میں نے یاسین تھوڑی بھائی سی کوئی باتیں سنی بات تھی آپ کی ایف سی ایم اے کی. میں نہیں بات بہت شکریہ جی. میں بس یہی پوچھنا تھا کہ ٹینٹ کیوں نہیں لگائی ہے سر نے آج؟
ओ यार पता नहीं यार, सर ने तो ये भी नहीं पूछा कि कौन जिंदा है कौन मर गया है, जैसे हम उसके स्टूडेंट है ही नहीं। कसम खुदा की, बंदा थोड़ा सा यार ठीक है, हम कभी कभी शैतानगी करते हैं लेकिन इतना भी नहीं कि ये हमारा कोई क्वेश्चन ही नहीं सुनता कि यार किसी को कोई मसला तो नहीं है, समझ गए नहीं समझ गए। हाँ, एक सेकंड भी नहीं रुका, सीधा रवानगी। पता नहीं वैसे यार। क्लास का टाइम तो 9:50 था ना? हाँ क्लास का बिल्कुल, टाइम तो ये लेकिन 9:50 वो था ना? लेकिन उसमें चेंजेस की हुई है। क्या वो शेड्यूल को चेंजिंग हुई चेंज है किए उसमें हुआ है क्लास टाइम वो। में? हाँ चेंजेस हुई है, वो हसन के पास है, हसन को मैसेज कर दो, उसके साथ मेरे ख्याल में है शेड्यूल। अच्छा, मुझे था कि पहले वाला हाँ शेड्यूल है मेरे, सारा। नहीं नहीं वो चेंज किया हुआ है। वो हसन से ले लो, वो या ग्रुप में मैसेज कर देता है हसन, मैं हसन को इन्फॉर्म करता हूँ, वो सेंड कर देगा। चलें, सही हो गया। हाँ और कोई खिदमत यासीन भाई? ओके जी खान भाई, बस चलो बहुत फिर शुक्रिया कल जी, जब मिलते हैं हुई इंशाल्लाह। लाजमी बताऊंगा। ओके जी, हाँ अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज। कल मिलते हैं, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज, ओके अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।